मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आप लोग की दिल की बात। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, और मैं टोटल जो टॉपिक था वो लिख के रखा हूं। मैं 7 ऐसे टॉपिक है जिन पे मैं आज बात करूंगा, और मैं डायरेक्ट बात करूंगा, और ये न्यूज़ के द्वारा ही बात करेंगे कि किस तरीके से रिपोर्ट जारी किया गया था और किन लोगों के प्रति ये बताया गया था। ठीक है, आज मैं बात करूंगा जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि सर सेना और अर्धसैनिक बलों में फ़र्क क्या है। मतलब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये अलग हो गया, ये मिलिट्रीज हो गए, और अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ जितने तरह के जो होते हैं, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सुविधाएं मतलब डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे सर कि शहीदों को दर्जा क्यों नहीं मिलता। जब अधिक कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या सीआरपीएफ इस सब के प्रति गवर्नमेंट इन लोगों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देता है, और शहीद का दर्जा देने के बाद क्या क्या सुविधा मिलती है, ये सारी चीज़ों पे आज मैं बात करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर देश के लिए जान देने वाले को रिकॉर्ड में क्यों नहीं डाला जाता। यदि कोई जान दे दिया जाता है तो उन बच्चों को या उन मेरे भाई बंधुओं को रिकॉर्ड गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अंतर्गत क्यों नहीं डालता कि ये रिकॉर्ड के अंतर्गत ये पॉइंटेड है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं बात करूंगा कि जवान के जान जाने पर सरकार क्या करती है। अगर किसी जवान का जान चला जाता है तो सरकार क्या कदम उठाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगा कि क्या सेना के मृत्यु के बाद घर वालों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। यदि सेना में अगर आप इनके बच्चे शहीद हो जाते हैं तो क्या इनके घर वालों को सुविधा क्या क्या मिलती है, ये सारी सुविधाओं पे बात करेंगे। अगला टॉपिक है कि सर सीआरपीएफ वालों क्यों नहीं कहलाते शहीद। सीआरपीएफ या आईटीबीपी, एसएसबी वाले जो शहीद हो जाते हैं तो उन लोगों को शहीद क्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक बात करेंगे क्या सेना में मरने वालों को शहीद कहा जाता है। सेना या पैरामिलिट्रीज में मरने वालों को शहीद कहा जाता है। तो ये सारी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें बहुत सारे टॉपिक मैं बताया हूँ जिसमें आपकी झिझोर कर रख देगी। आपको इस प्रति टॉपिक पे नॉलेज नहीं होगा, और 100% इसमें मैं 100 जितने भी तरह के कंटेंट नॉलेज रहेगा वो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, आज मैं जो भी चीज़ दूंगा वो डायरेक्ट बता दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्त, में सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर सेना और अर्धसैनिक बलों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है ये दोनों में, मिलिट्रीज और पैरामिलिट्रीज में डिफरेंस क्या है। तो बच्चे, पैरामिलिट्रीज और मिलिट्रीज, पैरामिलिट्रीज जो होता है वो शांति पीस इलाकों में, पैरामिलिट्रीज पीस इलाकों में रक्षा करता है, बल्कि मिलिट्रीज क्या करती है जहाँ पे वार होती है, इंडियन वार मतलब होता है जहाँ पे अदर कंट्रीज का जो वार होती है वहाँ पे इंडियन आर्मी जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होता है एक सेना के जवान जो होते हैं, सेना के जवान जैसे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, ये तीनों जो होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आपका पैरामिलिट्रीज जो हो गया, जो हमारा सीआरपीएफ हो गया, एसएसएफ, ये सब जितना एनआईए उनआईए हो गया, ये सारी जब वो आती है आपका गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूं कि इन दोनों को सुविधाओं क्या क्या सुविधाएं दिया जा सकता है। ठीक है, मैं बताता हूं रैंक होल्डिंग। रैंक होल्डिंग में आपको पता होंगे इनके जो टॉपर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं। ठीक है, और आपकी मैं बताता हूं ब्रिगेडियर होता है, जब इसमें जनरल होते हैं, ये सारी पोस्ट होते हैं। इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं ये यूपीएससी चयनित करता है, सीडीएस और एनडीए के द्वारा। ठीक है, अब अगर मैं पैरामिलिट्रीज की बात करूं तो पैरामिलिट्रीज में आईजी, डीआईजी होती है। ठीक है, इसमें सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है। इसमें जो आता है सिलेक्शन एसएससी के द्वारा और ओपन सिलेक्शंस होती है। ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूं। अब मैं बात करूं कि इसमें जो टॉप लिस्टेड वाले जो बनते हैं आईजी, डीआईजी, वो आईएएस अधिकारी ही बनते हैं, यूपीएससी के द्वारा चयनित किए हुए बंदे ही बनते हैं वहाँ पे। आपको मैं एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूं कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जब भी कोई काम करती है अपने रूल रेगुलेशन के अंतर्गत ही काम करती है। इसमें ना सरकार इसमें परहेज कर सकता है और दखलंदाजी कर सकता है, और ना ही सरकार का कामों में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी दखलंदाजी कर सकता है। ठीक है, पैरामिलिट्रीज की बात करूं तो पैरामिलिट्रीज सरकार जो कहती है वही करेगी, क्योंकि ये होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय जब कुछ बोलेगा तो ही वो करेगा, कोई कदम तभी उठा सकता है जब गृह मंत्रालय इसको ऑर्डर दे दे। ठीक है, ये आपका हो गया फर्क। इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जो बात करें तो ये कहीं ना कहीं वार वेरिएंट में आपको काम आता है, और छोटी छोटी बातों पे वो नहीं आते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं, अगर घरेलू काम का कोई मैटर आ जाता है तो इसमें पैरामिलिट्रीज को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये फर्क हो गया इन दोनों में। ठीक है, अर्धसैनिक बलों में और ये पॉइंटेड में। ठीक है, अगला टॉपिक में बात करूं, क्या सेना में मरने वालों को शहीद कहा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन है कि क्या सेना में मरने वालों को शहीद कहा जाता है। बच्चे,
आपको याद होगा कि पिछले दिनों सरकारी रिकॉर्ड के अंतर्गत भगत सिंह जब डेथ किए थे, वो शहीद हुए थे, तो इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो मंत्रालय जो होता है, मंत्रालय के अंतर्गत इसका न्यूज़ नहीं मिला था, मंत्रालय को सौंपा नहीं गया था इस न्यूज़ को, ठीक है, जिसकी वजह से भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। इसलिए उन्हें कितने आरटीआई द्वारा, जितने गवर्नमेंट के जितने भी तरह के प्रेसिडेंट होते, कितने आरटीआई द्वारा जवाब मांगे थे कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया था। तो रीज़न था कि शहीद का दर्जा देने के बाद इनकी फैमिलीज़ को और इनकी जितने भाई बंधु, उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ती है, प्रदान करनी पड़ती है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है। हमारा आर्टिकल्स, संविधान ये कहती है कि किन्हीं भी ऑफिसर्स हो या कांस्टेबल हो, अगर किन्हीं को शहीद का दर्जा मिलता है तो इनकी फैमिलीज को बहुत सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती है जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसलिए नहीं दी जाती है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसकी कोई भी नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट नहीं जारी किया है। अगला टॉपिक बात करूं कि क्या सीआरपीएफ या पैरामिलिट्रीज वालों को शहीद कहलाते हैं, इनकी जवानें जो शहीद होते हैं क्या शहीद कहलाते हैं। आपको हाल ही में पता चला होगा पुलवामा अटैक जो हुआ था, इसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कितना भी 2015 रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट को यह रिपोर्ट मांगा गया था कि सर आप हमको बताइए कि हम लोग पैरामिलिट्रीज और मिलिट्रीज के बच्चों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते हैं। तो इसमें आरटीआई द्वारा रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब दिया था कि जब किरण रिजिजू जो थे 2015 में, किरण रिजिजू का एक बयान कहा था कि शहीद शब्द का कोई परिभाषा नहीं होता है, रक्षा मंत्रालय और शस्त्र बल जितना भी इनकी कोई व्याख्या तथ्य की नहीं है। 8 महीने के बाद फिर भी 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में रिजिजू ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी तरह की कैजुअलिटी के लिए आधिकारिक तौर पर शहीद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, पैरामिलिट्री फोर्सेस या जवानों में जो जवान जान गंवाते हैं तो इनको शहीद का शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, इनमें परिजनों को सर्विस रूल्स के मुताबिक पेंशन और क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। ठीक है, तो एक बात एक समझ लीजिए कि ना तो फौज में शहीद का दर्जा दिया जाता है और ना ही अर्धसैनिक बलों में। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, क्योंकि रिजिजू जी आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ के हेड चेयरमैन थे, जिनको रिपोर्ट के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था कि मैं शहीद का दर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये खिलाफ हो जाता है। क्योंकि अगर हम शहीद का दर्जा देते हैं किन्हीं भी जवान को तो ये तो इनके प्रिंस प्रूफ के द्वारा खराब हो जाता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से मैं बात करूंगा कि देश के लिए जान देने वाले जो होते हैं इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जो बच्चे जो हमारे जवान देश के लिए जान देते हैं इनका रिकॉर्ड क्या गवर्नमेंट रखती है, ये चीज़ के लिए टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको बात कर दूं कि जब देश, सेना और अर्धसैनिक बलों में किसी भी जवान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो या लापता हो जाता है, तो इनके लिए अलग कैटेगरी में नोट किया जाता है। इनकी अलग अलग कैटेगरीज है जिनको नोट किया जाता है। पहला, बैटल कैजुअलिटी या ऑपरेशंस कैजुअलिटी, ये सब जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। लापता होने के बाद अब जो कोई लापता हो जाता है तो मिसिंग इन एक्शन से ऐसे शब्द का इस्तेमाल होती है, मतलब शहीद का इस्तेमाल नहीं होता या उनके रिकॉर्ड कोई शहीद के तौर पे नहीं रखती। अगर वो शहीद हो जाते हैं अगर किसी वार में तो इनकी रखा जाता है बैटल कैजुअलिटी या ऑपरेशंस कैजुअलिटी। ठीक है, और यदि वार के अंतर्गत वो लापता हो जाता है तो इनका मिसिंग ऑफ एक्शंस के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक मैं बात करता हूँ जो 5वां नंबर है इसमें कि जवान की जान जाने पर सरकार क्या करती है। यदि किसी जवान जान चला जाता है या सही वो मतलब डेथ हो जाते हैं, जैसे अब सॉरी मैं गलत वर्ड बोल दिया, तो इन लोगों को क्या सरकार कहती है, क्या करती है उन लोगों के लिए। तो मैं आज बात करता हूँ, सरकार देखती है कि जो जान कैसी गई है। सरकार ये चीज़ पहले चेक कर लेती है कि जान वो किसका, जो जवान का जान गया वो कैसे गया है। ठीक है, समान ड्यूटी के दौरान जाने पर तय मुआवजा दी जाती है, या सक्रिय ड्यूटी या ऑपरेशन के दौरान मृत्यु होती है तो ज़्यादा मुआवजा मिलती है। यदि आप जनरल ड्यूटी मतलब दौरान, अगर ड्यूटी के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा मिलता है, जो मुआवजा देना होता है। लेकिन यदि समान ड्यूटी या किसी ऑपरेशन के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, पुलवामा हमले के जवान जो आतंकी में हिंसा के शिकार हुए थे वे ग्रुप डी में जाएंगे, माने सक्रिय ड्यूटी या दौरान मौत हो घर वालों, माता और पिता या पत्नी को मुआवजा के दूसरी सुविधा जैसे लेबोरेटरीज पर्सनालिटी अवार्ड के तहत मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है तो लेबरलाइज्ड पर्सनली अवार्ड के द्वारा दी जाती है। लोकसभा में गृह मंत्री किरण रिजिजू ने बयान में मुताबिक अर्धसैनिक बलों की मृत्यु के बाद आश्रितों को यह शब्द मिलता है। पहला, एक्शन के दौरान शहीद होने पर
मसलन एनकाउंटर 35 लाख, यदि आपका एनकाउंटर में अगर किसी की जवान का डेथ हो जाता है, एक्शन के दौरान वो शहीद हो जाते हैं, तो इनको दिया जाता है 35 लाख। ठीक है। समान ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 25 लाख। अगर जनरल ड्यूटी के दौरान आपकी डेथ होती है तो आपका 25 लाख दी जाती है। जवान के आखिरी वेतन के बराबर परिजनों को पेंशन, मतलब यदि जवान जब तक अगर ड्यूटी हो रहे में रहता है, अगर इनको जितनी भी इनकी लास्ट तक सैलरी होती है उसी सैलरी तक इसको पेंशन दी जाती है। ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में बच्चों इनके अगर शहीद हो जाते हैं तो इनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाता है 5% तक, 5% है। ठीक है। शहीद सैनिक के बेटी को 2250 रुपया और बेटे को 2000 रुपये प्रति माह को वजीफा दिया जाता है। बच्चे अगर बेटी हो इनकी शहीद का तो इनको 2500 रुपये लगभग दी जाती है, 2200 रुपये दी जाती है सॉरी, और इनके बच्चे को बेटे को 2000 दिया जाता है। ठीक है। देश भर में MBBS की 15 और BDS के 2 सीटें शहीद अर्धसैनिक बलों बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। देश में यदि आप किसी शहीद के बच्चे हैं तो आपको 15 सीट जो होता है वो MBBS के लिए और 2 सीट BDS के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है। देश भर में केंद्रीय पुलिस बल कैंटीन सुविधा होती है। देश भर में जितने भी तरह के केंद्रीय कैंटीन सुविधा होती है, आपको पता होगा कि कैंटीन कार्ड मिलता है। ठीक है। परिजनों को कल्याण के लिए कल्याण और पुनर्वास बोर्ड बनाया गया है, जिनके वजह से इनकी फैमिलीज को किसी तरीके से प्रॉब्लम होता है या इनकी फीवर हो या किसी तरीके से क्षतिग्रस्त प्रॉब्लम हो तो उनको उनकी तत्पर सुविधा के लिए गवर्नमेंट खड़ी रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है कि क्या सेना में मृत्यु के बाद घर वालों को ज्यादा सुविधाएं मिलती है? यदि किन्हीं के बच्चे शहीद हो जाते हैं या इनके घर वालों के परिजनों में से एक बच्चे कहीं शहीद हो जाते हैं तो क्या इनकी क्या क्या सुविधा मिलती है? सरकार किरण रिजिजू, सांसद जो हैं किरण रिजिजू ने कहा था कि कैप्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के और सेना की तुलना में एक दूसरे से नहीं किया जा सकता है। ये दोनों अलग अलग हो गया, ये मिलिट्रीज हो गया, ये पैरामिलिट्रीज हो गया। उनके सर्विस रूल्स बहुत फर्क होते हैं। इसके सर्विस रूल्स इसलिए फर्क होते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मिलिट्रीज की रूल रेगुलेशंस थोड़ा अलग हो, क्योंकि इनके अपनी रूल रेगुलेशन अपनी एक्ट होती है और ये अपनी सुविधा अपनी ही तरह का तय करता है, और पैरामिलिट्रीज की सुविधा गवर्नमेंट तय करती है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। ठीक है। लेकिन समझ की आसानी के लिए हम बात आपको बता दें कि भारत का सेना के पास अपने आश्रितों के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट नेटवर्क होता है। इनका जो होता है सपोर्ट नेटवर्क इसलिए होता है क्योंकि उन लोग एक्शंस रिवोल्ट में, एक्शंस बैटल में उन लोग के पास बहुत सारी ट्रेनिंग सुविधा होती है जो बहुत तरह का विजिएंट और किसी तरह का बैकअप फोर्सेस के द्वारा उन लोग तय करता है अपनी लाइफ को। ठीक है। मिसाल के लिए आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड या फिर आर्मी वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन होता है। उन लोग का अपना एक बोलते हैं ना फंड होता है जिसके द्वारा जिनके बच्चे शहीद हो जाते हैं इनके परिजनों को पैसे दी जाती है। कहाँ कहाँ से दी जाती है तो आपको मैं बता दूं, सपोर्ट नेटवर्क आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड या आर्मी वाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, एसोसिएशन। सेना का अपना ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है। सेना का अपना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स नेवी का अपना ग्रुप इंश्योरेंस होता है। ये सब समय के साथ साथ अस्तित्व में आए, लेकिन ये कहना है कि सेना वालों को ज़्यादा सुविधा मिलती है मतलब अर्धसैनिक बलों के द्वारा। ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दिया जाता है और मिलिट्री वालों को पेंशन दी जाती है। ये आपको मैं तय करता हूँ क्योंकि इससे आपको डिफरेंस पता चला होगा। प्लस में जितना वार के प्रिडेंस, क्योंकि देखिए सैनिक सेना में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम है, सेना के जवानों को प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्टली वार कैपिटल में उनको भेजा जाता है, जहाँ पे बैटल होता है उन जगहों पे उन लोगों को भेजा जाता है। लेकिन पैरामिलिट्रीज को पीस एंड कंट्रीज जहां पे हमारे शांति पूर्वक है वहां पे सिर्फ रक्षा देने करने के लिए उनको रखा जाता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आखिरी क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेगा कि शहीदों को दर्जा क्यों मांगते हैं लोग, शहीद होने का दर्जा क्यों मांगते हैं लोग। अभी बहुत सारे RTI द्वारा करीबन आपको बता दूं 2015 से लेकर 2017 के 2 सालों के बीच में कम से कम 322 करोड़ लगभग अपॉर्टेंट रेट हिट था, और आपको कम से कम मैं बता दूं कि करीबन 3 मिलियन एप्लीकेशंस RTI गया था कि सर आप बताइए कि जो हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो जितने भी तरह के हमारे मिनिस्टर होते हैं इनकी कोई भी तरह का सुविधाएं कम हो जाती है तो वो अपनी सुविधाएं तत्पर ले लेते हैं, चाहे किसी तरीका से, या अनशन करके ले या किसी तरीके से बवाल करके ले, लेकिन अपनी ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि हमारे से जवानों को अगर किसी तरीका का प्रॉब्लम हो जाता है या तो वो शहीद हो जाते हैं तो इनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आपको लगता है तो आप जाके शहीद होकर देखिए
कि कितने इनके घर वालों को, इनकी परिजनों को कितना दुख होता है, इनकी पत्नियों को कितना दुख होता है, इनके बच्चों को कितना दुख होता है। तो ये सारी टॉपिक को मैं छेड़ा था करीबन आज से 1 साल पहले। वीडियोस देखिए, अपडेट होगा इसमें, तो इसमें भी व्यूज़ आया था, प्लस में इसका सपोर्ट लोगों का मिला था। तो मैं आपको आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, यस या नो में कमेंट हमको बताएं। क्योंकि अगर भारतीय सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो कोई क्यों जाना चाहेगा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्रीज के अंतर्गत, जब इनकी सुविधाएं डिफरेंस है। मैं बोलता हूं कि पैरामिलिट्रीज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। सारी कैजुअलिटी क्लियर कर देना चाहिए था। कैजुअलिटी जो इन लोग में है वो सारी एक जैसा कर देना चाहिए था, एक मिनिस्टर के अंतर्गत कर देना चाहिए था। ये मेरा राय है। आप लोग का क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, मैं बताता हूं कि पीछे थोड़ा मनोवैज्ञानिक है और थोड़ी बहुत सारी भविष्य चिंता है। लोगों का ऐसा लगता है कि शहीद जैसा भारी भरकम टैग जुड़ने पर उनके परिवार लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जिंदगी आसान हो जाता है। ठीक है जाएगी, लेकिन ऐसा हो जाता है। इसके प्रमाण नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में ना ही सही और आम बोलचाल भाषा में अगर बोलते हैं तो शहीदों का सैनिक में होना, जो बच्चे सैनिक में शहीद हो जाते हैं, इनके लिए एक पत्नी जब पैसे इनके फंडेड को जो परेड होता है वो इनके लिए अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में शहीद नहीं दिया जा सकता किन्हीं को टैग। ठीक है, भगत सिंह यार बहुत सारे पहले जो बैटल रास में आप लोग शहीद हुए थे, इन लोग को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। ये हमारा देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मुख्य तथ्य से लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और एक एक वर्ड को अम्बेडकर जी ने, हर एक वर्ड को करीबन कितने बार जांच करके ये चीज़ दिखाए। तो आज हमारे जो जीने की मूल अधिकार है और जो हमारी अधिकार को छीनना ना जाए। अब मैं एक चीज़ बता दूं, यदि हमारी मूल अधिकार को अगर हम लोग इसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी कोई अधिकार नहीं होता, तो जितने भी तरह के जो नेता लोग होते हैं या सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये हमको जीने नहीं देते, क्योंकि हमारे मूल अधिकार के वजह से उन लोग डर जाते हैं कि उन लोग का अधिकार है, अधिकार के तहत हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर वो हम लोग का अगर मौलिक अधिकार या अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स या किसी तरीका का अगर हम लोग का संघ आलोक द्वारा होता है, तो आज हम लोग 100% यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते, हम लोग को नौकरशाही बना के रखा जाता। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि शहीदों को दर्जा देने के लिए हम लोग एक मुद्दा उठाना पड़ेगा। हमारे जितने भी यंग जनरेशन, जितने हमारे बच्चे जवान में जाना चाहते हैं, और हम लोग को एक चीज मैं बताता हूं कि मिलिट्रीज और पैरामिलिट्रीज के जो रूल रेगुलेशन है उसको चेंज करके एक रूल रेगुलेशन को रखिए, जिनसे उन लोगों को प्रॉब्लम और हम लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, एक जैसा मान्यता मिले, कॉन्टिन्यूटी मिले। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका राय क्या है। जय हिंद, जय भारत।